हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और लगभग बहुत टाइम के बाद जो है वो क्लासेस रेगुलर हुई हैं, लेकिन अब जो क्लासेस चलेंगी वो आपकी हर रोज़ की क्लासेस आपकी 100% रहने वाली है। और इसमें एनसीईआरटी बेस्ड आपके किसी भी एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप टीचिंग के एग्ज़ाम आप देने वाले हो, आप पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर आने वाला जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है वो आप देने वाले हो, आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो बेनिफिशियल रहेंगी। और इसमें आपको जो हर एक एनसीईआरटी जो टॉपिक है वो बेसिक के साथ पूरा अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा कि क्या इसमें होता है, कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आज जो हम सेट करने मतलब चैप्टर हम करने वाले हैं शुरू, वो है आपका सेट, और इसके बाद जो होगा वो है रिलेशन, यानी कि सेट और रिलेशन है। तो इस पे बेस्ड आपने देखा होगा कि पिछले जो एग्जाम्स हैं आपके पुलिस के, और जो लेटेस्ट जो पिछला क्लर्क वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी इसके 2-3 क्वेश्चन से जो हैं वो आए थे। तो ये इस पे बेस्ड कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बन सकते, लेकिन आपको अगर बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इन सारे टॉपिक्स के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस, और अब जब हम क्लासेस अब रेगुलर करने वाले हैं तो हर एक चैप्टर, जैसे हम अभी जो चैप्टर जितने भी चैप्टर करेंगे हर चैप्टर के कम से कम भी 15-15, 20-20 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ताकि उस चैप्टर का पर्टिकुलर एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी बेसिक आपके दिमाग में कितना भी घुसा दिया जाए, थोड़ी सी देर के बाद आपको फिर से, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप फिर से बोलना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए हर एक चैप्टर के बाद आपको उस चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा कि उसके रिवीजन के तौर पे करवाए जाएं, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट अलग से मिक्स जो चैप्टर्स के हैं वो भी करवाए जाएं। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपके सेट्स। ठीक है, तो सेट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और किस किस तरीके के सेट बनते हैं, उन पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इसी चैप्टर में आपके वो ए यूनियन बी वाले, ए इंटरसेक्शन बी वाले, जिसमें आपके वो जो आप वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन से सोल्व करते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, वो इसी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा जो सबसेट हैं, सेट बनते हैं, सबसेट बनते हैं, प्रॉपर सेट बनते हैं, वो सारे के सारे इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेट है वो होता क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, वो है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करनी है, और उसके लिए आपको 2 पॉइंट हैं जो क्लियर होने चाहिए। पहला तो वेल डिफाइंड, और दूसरा है कलेक्शन। कलेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, आपका किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है, आपका टॉयज का कलेक्शन हो सकता है, आपका कपड़ों का कलेक्शन हो सकता है, आपका इंटीजर्स आप कलेक्शन बना सकते हो, एक आप ओड नेचुरल नंबर का कलेक्शन बना सकते हो, इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन बना सकते हो। आपके पास अगर आपको क्रिकेट का शौक है, आपके पास आपके बल्लों का कलेक्शन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कंट्रीज के नाम के कलेक्शन हो सकते हैं, शहरों के नाम के कलेक्शन हो सकते हैं, यानी कि कितने ही तरीके के आप कलेक्शन, आपको किसी भी तरीके का शौक है, आप किसी भी तरीके का कलेक्शन जो है वो बना सकते हैं। तो कलेक्शन समझने में मुझे लगता है कि किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। तो कलेक्शन सबको अच्छे से क्लियर है कि कलेक्शन क्या होता है, कि नंबर ऑफ सेट, कुछ भी आपके पास पर्टिकुलर चीजों का आप किसी का भी सेट बना सकते हैं, कपड़ों का, जूतों का, चप्पलों का, बल्लों का, गेंद का, एक्टर्स का, नेताओं का, किसी भी तरीके का एक जो, अगर आप उनको एक सेट बनाते हो तो वो आपका एक कलेक्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगा उसके लिए। तो मेन बात है कि उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कब बोलेंगे। ठीक है, एक कलेक्शन है उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कब बोलेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि पहला ए जो है इसमें लेते हैं नेम ऑफ कंट्रीज। ठीक है, एक दूसरा बी एक कलेक्शन ले लेते हैं नेम ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। ठीक है, ये दोनों ही एक कलेक्शन है। आपने सबसे पहले ए में आपने क्या किया, आपने नेम ऑफ कंट्रीज, हर कंट्री के नाम का आप एक कलेक्शन बना सकते हो। आपके पास गूगल है, आप कॉपी पेन लें, आप सर्च करें, बैठ के लिखें, तो आपके पास एक कलेक्शन बन जाएगा नेम ऑफ कंट्रीज का। दूसरा है कि नेम ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन,
अब है तो ये कलेक्शन ही है भी कि भाई ईमानदार नेताओं का एक कलेक्शन तैयार करो, लेकिन इसको आप डिफाइन किस तरीके से करोगे, क्योंकि एक ईमानदार नेता के लिए कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं है कि आप किस बिना पे, वैसे तो कोई भी पॉलिटिशियन कभी भी ऑनेस्ट होता ही नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई भी ऐसा क्राइटेरिया बना भी नहीं है कि आप किस बेसिस पे उसको जो है वो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बोल सकते हो। जैसे 3-4 साल से व्हाट्सएप पे एक मैसेज जो है वो मनमोहन सिंह के नाम का चल रहा है कि व्हाइट हाउस में एक सर्वे हुआ था और उसमें मनमोहन सिंह को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता चुना गया है। तो एक्चुअल में वो एक फेक न्यूज है जो बहुत स्प्रेड हुई थी, बहुत चली थी, क्योंकि ऑनेस्ट पॉलिटिशियन के नाम का इस तरीके का कोई क्राइटेरिया बनता ही नहीं है कि आप किस बिना पे एक सेलेक्ट कर सकते हो कि एक पॉलिटिशियन जो है वो ऑनेस्ट है कि नहीं है। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन बी है, जो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये कलेक्शन हो सकता है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अपवाद आएंगे, हर किसी के हिसाब से अलग अलग चीजें निकल के आएंगी। तो जैसे ए आपने देखा कि नेम ऑफ कंट्रीज हैं, इसमें कोई किसी तरीके का अपवाद नहीं है, एक कलेक्शन है जिसको वेल डिफाइन किया जा सकता है, और एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस का एक कलेक्शन है जिसको वेल डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मेन बात जो सेट है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि इस तरीके का। ठीक है, इसीलिए ये बात भी आप नोट करके लिख सकते हो कि एक कलेक्शन, ऑल कलेक्शंस आर नॉट सेट बट ऑल सेट्स आर कलेक्शन। ठीक है, हर एक कलेक्शन, जैसे आपने देखा, हर एक कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता, लेकिन सेट जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे कलेक्शन होंगे, इस बात की गारंटी है। तो ये हो गया आपको सेट कि सेट होता क्या है। ठीक है, अब है सेट कितने तरीके से बन सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट वन इज इसकी जो रोस्टर फॉर्म है, या फिर इसकी जो टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स बाय सेपरेटिंग देम बाय कोमाज, यानी कि आपने जो भी कलेक्शन बनाया है, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक कलेक्शन बनाना है वावल्स का। ठीक है, तो एक कलेक्शन इस तरीके से बनाना, लेट ए इज ए सेट। ये चीज बहुत जरूरी है, जब भी आप कोई भी सेट बनाएंगे तो उसको इस 2 ब्रैकेट में बंद करोगे तभी वो एक सेट की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ए इज ए सेट ऑफ वावल्स, मतलब ए ई आई ओ यू। ठीक है, आपसे बोला गया कि वावल्स का एक सेट बनाना है, तो आपने क्या किया, उन सारे एलिमेंट को लिस्टेड आपने लिस्ट कर दिया, सारे के सारे लिख दिए और उनको कोमा से सेपरेट कर दिया। तो ये जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इसी तरीके से अगर बी में आपको बोलूं कि आपको इवन नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव जो इवन नंबर है उनका आपको सेट बनाना है, तो आप उनको भी लिख सकते हो 2 4 6 8 10 और इस तरीके से लिखते जाओगे। तो ये भी एक रोस्टर फॉर्म है फॉर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता कि ओड नेचुरल नंबर्स की बनानी है तो उसमें भी आप बना सकते थे 1 3 5 7 9, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी सेट को लिस्ट करना और सेपरेटिंग देम बाय कोमाज, ये होती है इसकी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, जिसमें आपको उसके जो एलिमेंट हैं वो आप रख देते हो ताकि कोई भी उनको समझने के लिए जाएगा तो उसको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि जो सेट है उसमें किस चीज का जो है वो कलेक्शन किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी एक दूसरी फॉर्म बनती है, और दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि आप इस तरीके से इनको लिस्ट नहीं करते हो, आप सिर्फ एलिमेंट्स जो आपके पास हैं उनको कैरेक्टराइज कर देते हो, आप बता देते हो उनके बारे में थोड़ा सा, और उसके लिए आपको उनको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर ए इज ए सेट ऑफ वावल्स, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन वावल।
ठीक है। तो ए को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर दो कि ए ई आई ओ यू, दूसरा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल। तो दोनों ही तरीके से सेट हमारे पास एक ही बन के आ रहा है, सेट ऑफ वावल्स, लेकिन इसको लिखने के जो है वो दो तरीके हमारे पास है, एक तो ये जिसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, एक ये जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे ये है सेट ऑफ बी इवन नेचुरल नंबर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, और n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको भी डिफाइन कर सकता हूं यहां पर। तो ये है इसकी रोस्टर फॉर्म, ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी आप कर सकते हो जैसे c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n-1, और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो इसमें हर एक एलिमेंट को आपने लिस्ट करके कोमा से सेपरेट नहीं किया, आपने सिर्फ उनको कैरेक्टराइज कर दिया। तो किसी भी सेट को कैरेक्टराइज करना इज सेट बिल्डर फॉर्म, और किसी भी सेट के सारे एलिमेंट को लिस्ट करना, उनको सेपरेटिंग देम बाय कोमाज, वो होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। अब इसमें एक छोटी सी चीज और आप यहां पे नोट कर लें कि जब बात आएगी आपकी जैसे रोस्टर फॉर्म में, जैसे आपने वावल्स का एक सेट बनाया था ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब एक और दूसरा आप सेट बना सकते हो इज इक्वल टू आई ई ओ यू ए, ठीक है। अब आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है जिसमें ए ई आई ओ यू है, और बी एक सेट है जिसमें आई ए ओ यू ए है। अब इन दोनों सेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर इनको बात डिस्क्राइब करने की आएगी तो, क्योंकि इसको भी आप बोलोगे सेट ऑफ वावल्स, ये भी आपका सेट ऑफ वावल्स है। कहने का मतलब है जब आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो उनका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। आप यू ओ आई ई ए भी लिख सकते हो, या किसी भी तरीके से आप लिखो। ये भी 5 एलिमेंट है, ये भी 5 एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए इनके ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके अलावा एक दूसरी चीज देख लो इसी में कि मान लो ए इज 1 2 3, ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, बी इज ए सेट 1 2 2 3 3, ठीक है। ए आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, बी आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 2 3 3 है, ठीक है। अब आपके पास अगर इन दोनों को कंपेयर करने की बात आएगी तो आपके पास क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट है 1 2 3, इसमें कौन से एलिमेंट है 1 2 और 3, यानी कि एलिमेंट दोनों के सेम ही हैं, सिर्फ इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी रिपीटिशन हुई है, लेकिन रिपीटिशन से इस सेट पर कोई फर्क नहीं आएगा। जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो वो आप एलिमेंट 1 2 3 से ही करोगे। इसीलिए एक दूसरा नोट ये भी लिख लो कि इसमें रिपीटिशन भी वो भी नॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर आप इनको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो भले इनका ऑर्डर कुछ भी हो, भले वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज की इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन बात है उनके जो एलिमेंट हैं वो क्या है, सेम है कि नहीं है, इस बात से जो है वो सारा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास सेट का, आपको पता लग गया क्या होता है, उसकी 2 फॉर्म का पता लग गया। एक बार वीडियो को भी पता लगा लो चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन इज, आपको लिखना बताना है फाइंड रोस्टर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, सच दैट मोड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ठीक है।
आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको दिख रहा है आपको कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको इसकी रोस्टर फॉर्म बतानी है कंप्लीट कि वो क्या बनेगी। x जो है इंटीजर से बिलोंग करता है और x जो है मोड ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 के दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मोड का पता होगा कि मोड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है जब x जो है पॉजिटिव होता है और ये माइनस x के इक्वल होता है जब x जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में कहने का मतलब है कि अगर इसको मैं माइनस का 5 ले लेता हूँ तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये बाहर आके माइनस ऑफ माइनस का 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और अगर मैं इसको प्लस का 5 ले लेता हूँ तो भी ये बाहर आके x यानी कि 5 ही रहेगा, यानी कि अंदर और बाहर जो भी अंदर का साइन रहेगा अगर वो पॉजिटिव है तब भी, नेगेटिव है तब भी, घूम फिर के लास्ट में आके वो पॉजिटिव ही हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसका एक सेट बनाना है, x की ऐसी वैल्यूज आपको बतानी है जो इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अगर नेगेटिव में से मैं शुरू करूँ तो अगर मैं नेगेटिव में -5 रख लेता हूँ तो -5 बाहर आके 5 ही हो जाएगा, और 5 लेस देन इक्वल्स टू 3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4 को अगर मैं रखूं तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन -3 अगर रखता हूं वो बाहर आके आएगा 3, और 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि a जो अब सेट बन रहा है a इज इक्वल टू -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो -2 भी कर रहा है, -1 भी करेगा। ठीक है, इसी तरीके से 0 पे करेगा और इन्हीं का पॉजिटिव भी करेगा 1 2 3। ठीक है, तो ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी हमसे पूछी गई रोस्टर फॉर्म, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं इनमें से कुछ, और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें ऐसे हैं जो इसकी रोस्टर फॉर्म में शामिल हैं, या फिर कौन से ऐसे हैं जो इसकी रोस्टर फॉर्म में शामिल नहीं है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब आपको पता होना चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ सेट हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट जो है वो कितने हैं, यानी कि कितने तरीके के सेट बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास बन सकता है वो है एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट, या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो नाम से आपको क्लियर है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उस सेट को बोलेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर वॉइड सेट। जैसे कि एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली पड़ा है बेचारा, तो इस फॉर्म में, या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं फाई से, इसको भी एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। दोनों चीजें एक बार समझ लो, कोई भी सेट सबसे पहले सेट तब बनता है जब इसमें हो, तो ये एक एम्प्टी सेट हम दिखा रहे हैं, और इसको फाई भी बोल देते हैं। और याद रखना फाई के ये नहीं लगाना है, जब आप इसको फाई के फॉर्म में लिखो तो ये इस तरीके से इसको, क्योंकि ये जब आप ये ब्रैकेट लगा रहे हो तो इस तरीके से करो, और फाई के केस में अगर आप इसको फाई लिख ही रहे हो तो खाली फाई ही लिखो, क्योंकि ये इसको डिफाइन कर रहा है। अगर आप इस तरीके से इसमें कर रहे हो तो ये फाई इज ए एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अगर आप इसको ब्रैकेट में रख रहे हो तो इस सेट का फाई एक एलिमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको या तो खाली एम्प्टी सेट रखना या फिर ये रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन 5 है एंड x जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, तो आपके पास x एक ऐसा सेट है जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन 5 है, x जो है वो लेस देन 4 है। तो इस केस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऐसी कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी मान आपके पास x का नहीं आएगा जिसमें जो x है वो आपका 5 से तो बड़ा हो लेकिन 4 से जो छोटा हो। इसलिए इस तरीके के जो सेट बनते हैं उनको ही एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात कि एम्प्टी सेट जो है वो क्या होता है। इसके अलावा बात आती है फाइनाइट सेट की। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है आपका फाइनाइट सेट।
भले ही इस तरीके के क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट नहीं पूछे जा सकते, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जब इसके एडवांस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो फाइनाइट सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर से काउंट कर सकते हैं। ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट हैं, उसके अंदर जितने भी कलेक्शन है वो उसके सारे एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर से काउंट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है एक ऐसा सेट जिसको गिना जा सकता है। इस तरीके से आप इसको समझ लो कि ऐसा सेट जिसको गिना जा सकता है वो आपका फाइनाइट सेट हो सकता है। और इसी फाइनाइट सेट में आपका एम्प्टी सेट भी इंक्लूडेड है। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें भी हम एलिमेंट का पता लगा पा रहे हैं ना कि भाई खाली है। तो या तो वो एम्प्टी सेट हो या फिर वो ऐसा सेट हो जिसको हम जिसके एलिमेंट को नेचुरल नंबर से गिन सकें। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा एम्प्टी सेट में तो कोई था भी नहीं, तो जीरो ने कैसे नेचुरल नंबर से गिन रहा है। तो ये दो चीजें हैं, या तो वो एम्प्टी सेट हो या फिर वो नेचुरल नंबर से गिना जा सकता हो। यानी कि अगर उसमें कुछ भी इस तरीके से हम उसके एलिमेंट को नंबरिंग दे सकें, यानी कि उसके जितने भी एलिमेंट हो उनको काउंट किया जा सकता हो, तो उन सारे एलिमेंट को यानी कि उस सारे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो कि भाई 2 4 6 8 10 12 20 50 कुछ एलिमेंट हैं जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा बात आती है इनफाइनाइट सेट की। अच्छा, एक और चीज है, एक और नोट था कि वो क्या था कि जैसे आपका एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में आप क्या कर रहे हो कि जैसे आपके पास मान लो ये A-E-I-O-U एक वावल्स का आपका एक सेट है बन रहा है, तो इसके सेट इसके जितने भी एलिमेंट हो उनको आप एक नंबरिंग दे सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 5 दे सकते हो ना, यानी कि एक नेचुरल नंबर उनके नीचे लिख सकते हो ना। इसी तरीके से आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं आप उनके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे n तक, मान लो लास्ट टर्म उसकी n है तो उस n तक आप उसको लिख सकते हो। तो जो n होता है बेसिकली ये n जो है उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। ये आपको बताएगा कि उस जो पर्टिकुलर सेट है उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं। आगे जब हम सबसेट कर रहे होंगे उस सबसेट में ये चीज आपके काम आएगी कि एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे। मतलब जो n है यानी कि जो बता रहा है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं उसको कार्डिनल नंबर से हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज आप याद रखो, ये आपको आगे काम आएगी। ठीक है, तो इसके अलावा इनफाइनाइट सेट आपको पता है, यानी कि ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट है उनको गिना ही ना जा सके। जैसे कि आप इस दुनिया की सारी ट्रायंगल्स को अगर आप गिनने लगो तो ट्रायंगल्स आप कितनी भी बना सकते हो, उनको आप कभी नहीं गिन पाओगे। उसके अलावा अगर आपको सेट ऑफ लाइंस दे दिया जाए, एक प्लेन है 2D 3D, उसमें आपको एक सेट ऑफ लाइंस दे दी जाए, आप अनगिनत लाइनें हैं आपके पास प्लेन में, तो उन सारी लाइंस को आप कभी भी गिन नहीं पाओगे। तो वो सेट जिसके एलिमेंट्स को कभी भी गिना ना जा सके, वो सारे एलिमेंट जो सेट हैं वो आपके इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके के सेट आ गए। सबसे पहला आपके पास था एम्प्टी सेट, उसके बाद था आपके पास फाइनाइट सेट, और उसके बाद लास्ट में आपका जो आ गया इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आपका आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट जो है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट जैसे A या फिर B, जैसे A एक सेट है A B C D, उसके अलावा B एक सेट है 1 2 4 6। तो इक्विवेलेंट सेट वे सेट हैं जिनका जो n है, जो मैंने अभी आपको बताया था कार्डिनल नंबर, यानी कि जितने उनके एलिमेंट हैं, अगर उन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं,
सेम का मतलब है कि नंबरिंग उनकी सेम है, भले ही एलिमेंट अलग अलग तरीके हों। जैसे इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 ही एलिमेंट है, तो ये दोनों जो सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी कि उनमें जो जितने भी एलिमेंट हैं, जो हमने n अभी मैंने आपको बताया था, वो अगर इनका सेम है, यानी कि इसके जितने एलिमेंट हैं और इसके जितने एलिमेंट हैं वो इन दोनों के अगर सेम हैं, तो यहाँ से आप इनको बोलोगे इक्विवेलेंट सेट। और इसी तरीके से आपका एक आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या आता है कि इन दोनों के जो एलिमेंट हैं वो आपके सेम टू सेम होने चाहिए, भले ही वो आगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, जब मैं बता रहा था कि ऑर्डर इनका वो रिपीटिशन इंपॉर्टेंट नहीं, उस टाइम पे मैं आपको जो बता रहा था 1 2 3 3, तो ये दोनों भी आपके इक्वल सेट है क्योंकि इनके जो एलिमेंट हैं वो दोनों के सेम हैं, यानी कि इक्विवेलेंट वे सेट हैं जिनकी जो नंबरिंग है वो दोनों की सेम होती है। और जो इक्वल सेट हैं वो इक्वल तब होंगे जो एवरी एलिमेंट उन दोनों के सेम हो सकते हैं, उनका ऑर्डर कुछ भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक अगर सेट है वो 2 4 1 6 है, बी एक सेट है वो 4 1 2 और 6 है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन बात है उनका जो एलिमेंट है वो दोनों के सेम होने चाहिए, तो वो सारे सेट जो हैं वो आपके इक्वल सेट में आएंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इसके बाद अब हमारे पास आगे चल के हैं टाइप्स ऑफ सेट के बाद अब हमारे पास आ गए हैं सबसेट। ठीक है, तो सबसेट क्या होते हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो जैसे A एंड B आर टू सेट, A एक सेट है, B एक सेट है। ठीक है, तो अगर A में मान लो जितने भी एलिमेंट हैं, इफ every element of A is also an element of B, then A is a subset of B। कहने का मतलब है कि A में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे B में हों तो A जो है वो B का सबसेट कहलाता है। ठीक है, और B है जो वो A का सुपर सेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लो A एक सेट है जिसमें है 1 2 4 5, B एक सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। अब A के जो एलिमेंट हैं 1 2 4 5 वो 1 2 4 5 B के भी एलिमेंट है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, देन A सबसेट ऑफ B। ये इक्वल्स का साइन जो नीचे आप दिख रहा है, वैसे सबसेट को आप खाली इससे डिफाइन करेंगे, लेकिन ये जो इक्वल का साइन है वो इसलिए दिया गया है कि हो सकता है कि इसके जैसे अगर इसमें से मैं 6 और 3 हटा दूं, इसमें 1 2 4 5 है, इसमें भी 1 2 4 5 है, तो यहां से आपको पता लग रहा है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन आपको एक और चीज भी पता चल रही है कि इसके ही सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो A इसका सबसेट तो है ही, लेकिन इसके इक्वल्स भी है। तो यहां से ये A सबसेट और इक्वल का साइन इसलिए दिया है कि हो सकता है वो खाली उसका सबसेट हो, या फिर हो सकता है कि वो सबसेट के साथ साथ उसी के इक्वल भी हो। तो सबसेट का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A is also an element of B, then A is subset B। ठीक है, तो A जो है वो B का सबसेट है और B है वो A का सुपर सेट है। यहां से आपको एक और चीज भी पता चल गई होगी, जैसे A और B में अभी जो हमने किया कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट खुद का सबसेट होगा, ये बात भी कन्फर्म है, क्योंकि 1 2 4 5 अगर किसी में एलिमेंट है तो उसके खुद के अंदर 1 2 4 5 है ना, तो इसलिए हर एक सेट अपना खुद का एक सबसेट होगा। और फाई जो हमने किया था एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं थे, वो फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। ये चीज भी क्लियर है।
ठीक है, तो फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो चीजें आप नोट कर लो। इसी तरीके से अगर आपको सबसेट काउंट करने हैं, पता कैसे चले कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से करोगे कि इफ ए सेट हैज n elements, then total subset of it are 2 की पावर n। ये चीज भी आप नोट कर लो कि ये कोई सेट है, कोई भी, इसका नाम भी दे देते हैं, बेचारा बिना नाम का घूम रहा है। तो इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट एंड टोटल एलिमेंट जो सबसेट हैं ऑफ ए वो होंगे आपके 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास ए एक सेट है, इसको मैं लिखता हूं 1 और 2, इसके आपको टोटल सबसेट बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो 5 है वो तो सबका सबसेट है बेचारा, इसके अलावा इसका जो सबसेट है वो 1 हो सकता है, इसका जो सबसेट है वो 1 और 2 हो सकता है, और इसका जो सबसेट है वो खाली 2 भी हो सकता है। यानी कि इसमें यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे आपके पास इसके 4 सबसेट बन के आ गए। तो किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 2 की पावर n टाइम्स उसको करोगे तो उतने ही उसके सबसेट होंगे। अगर यहाँ पर इस सेट में मान लो 1 2 के साथ 3 भी होता तो यहाँ पे इसके 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स बन के आते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीज पता चले कि किसी भी एलिमेंट में सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 2 की पावर n करोगे तो आपको उसके टोटल सबसेट का पता चल जाएगा। और यहां से एक और टर्म आती है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, वो ये, यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो निकालना ही गया, वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके हैं वो 2 की पावर n है। लेकिन एक और टर्म आती है कई बार, प्रॉपर सबसेट। एक होता है टोटल सबसेट आपसे पूछे जाएं, एक होता है प्रॉपर सबसेट आपसे पूछे जाएं। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है, जैसे कि ये ए एक एलिमेंट था जो 1 और 2 था, तो इसके जो सबसेट बने थे वो बने थे 5 1 2 1 2। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट वो सारे सेट हैं जो इसके सारे एलिमेंट को इंक्लूड ना करें, यानी कि सिर्फ वो उसको हटा दो जिसमें जो इसका खुद का एक इक्वल सेट है उसको हटा दो, इसके अलावा जो बाकी के बचेंगे वो सारे इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। दोनों चीजें क्लियर कर लो एक बारी। टोटल सबसेट का मतलब है कि उसके जितने भी बन सकते हैं, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जितने बन सकते हैं उसमें से एक वो वाला हटा दो जिसमें जो इसका एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होंगे इसके प्रॉपर सबसेट। अगर आपको प्रॉपर सबसेट निकालना पड़े तो अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि टोटल सबसेट में से एक घटा दो वो वाला जो इसके सारे एलिमेंट को इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सबसेट। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी के जो टाइप हैं वो करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, if 2 sets have m and n element, if first set has 56 more subset than second, find m and n। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि 2 सेट हैं, एक m और एक n एलिमेंट, सॉरी 2 सेट हैं जिनमें पहले में m एलिमेंट हैं दूसरे में n एलिमेंट हैं, और पहले वाला जो सेट है उसमें जो है दूसरे वाले के सबसेट से 56 ज्यादा सबसेट हैं। तो आपको m और n का मान बताना है। अगर आप कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए,
2 मिनट आप ट्राई करिए, आंसर आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका आंसर जो है वो निकल गया है, ठीक है। तो अगर आपका आंसर आ गया है तो आप इसको कमेंट करिए, ठीक है। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि पहले में m थे, दूसरे में n थे, और m नंबर वाले के सबसेट n वाले से 56 ज्यादा है। इसका मतलब जो m है वो n से तो बड़ा ही है, यानी कि इसके जो एलिमेंट है पहले वाले के वो दूसरे वाले से ज्यादा है, तभी इसके सबसेट है वो दूसरे वाले से ज्यादा बने हैं। और सबसेट टोटल किस तरीके से निकलते हैं, जैसे पहले वाले के अगर मैं सबसेट की बात करूं तो वो होंगे 2 की पावर m टोटल सबसेट, दूसरे वाले के जो होंगे वो होंगे 2 की पावर n। आपको बोला है कि पहले वाले के जो टोटल सबसेट है वो दूसरे वाले से 56 ज्यादा है, यानी कि इसमें से ही मैं अगर ये घटा दूंगा तो ये 56 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56 आ गया, ठीक है। 56 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7, ठीक है। तो यहां से अब क्योंकि n जो है वो m से, दोनों ही n लिख दिए क्या हमने, ठीक है। जो n है वो m से छोटा है, इसका मतलब अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूं 2 की पावर n, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1 इज इक्वल टू, इस 8 गुणा 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 की पावर n कॉमन लिया तो 2 की पावर m माइनस n आ गया, उसके अलावा यहाँ से माइनस 1 और यहाँ से 2 की पावर 3 लिख दिया और इसको 7 को 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख दिया है। तो अब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो ये इसके इक्वल है तो n इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 3 है क्योंकि अंदर वाला भी फॉर्म सेम ही है, आप कंपेयर कर रहे हो। तो n अगर 3 है तो यहाँ पे है 2 की पावर 3 और यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 लाना है तो ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए, यानी कि n इज इक्वल टू 3 है तो m इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, आगे भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है कि सेम यही क्वेश्चन है एज इट इज, आपको m और n का ही मान निकालना है सेम इसी क्वेश्चन में, और यहाँ पे सिर्फ 56 की जगह पे आपको दिया हुआ है 48, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे निकल सकता है तो आपको m और n दोनों के जो मान हैं वो आप नीचे मुझे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। जिन जिन का भी सही आंसर होगा उन सभी को एक हार्ट मिलेगा, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है। अगर ये निकल सकता है तो, अगर नहीं निकल सकता है तो आपको वो भी लिखना है कि नहीं निकल सकता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इफ 2 sets have m and n element, if first set has 48 more subsets than second, find m and n, ठीक है। तो इसको आप कमेंट करिए और इसकी जो सेकंड क्लास है अभी वो करेंगे हम कल। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल के साथ जुड़े रहें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और आने वाली वीडियोस जो हैं वो बहुत जल्द और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो आएंगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है वो कमेंट करके जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।